पुष्कर से खबर के साथ, जहां पर कांग्रेस का 10 दिवसीय चिंतन शिविर पुष्कर के रिजॉर्ट में चल रहा है, जिसमें पार्टी के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, ये तमाम नेता राहुल गांधी के आगमन पर उनका स्वागत करते नजर आए। शिविर में राहुल गांधी पहुंचे और जिला अध्यक्षों से मुलाकात कर संगठन मजबूती और प्रशिक्षण पर मंथन उनके द्वारा किया जा रहा है। आज राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर हैं और जैसे ही राहुल गांधी पहुंचे किशनगढ़ हेलीपैड पर, तो वहां पर अशोक गहलोत, टीकाराम जूरी, गोविंद सिंह डोटासरा, इन तमाम नेताओं ने राहुल गांधी का स्वागत किया। और अब राहुल गांधी जो हैं वो उस शिविर में गए हैं जहां पर तमाम जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण से शिविर आयोजित हो रहा है। 10 दिवसीय ये प्रशिक्षण शिविर है और इसकी शुरुआत के पहले दिन राहुल गांधी पहुंचे हैं अजमेर। वहीं केंद्र सरकार परिसीमन विधेयक और एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को लेकर एक बार फिर सक्रिय नजर आ रही है। सूत्रों के अनुसार सरकार आगामी समय में परिसीमन से जुड़े नए विधेयक को संसद में लाने की तैयारी कर रही है। वहीं एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर भी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है और ये प्रस्ताव फिलहाल संयुक्त संसदीय समिति के विचाराधीन है। बताया जा रहा है कि भाजपा नए राजनीतिक समीकरण बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय दलों से संपर्क साध रही है और वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों ने किसी भी नए विधेयक से पहले व्यापक चर्चा और सर्वदलीय बैठक की मांग उठाई है। परिसीमन को लेकर दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधित्व और राजनीतिक संतुलन जैसे मुद्दे पर भी चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। आने वाले समय में इन दोनों महत्वपूर्ण प्रस्तावों को लेकर संसद और देश की राजनीति में हलचल बढ़ने की संभावना है। हमारे साथ में पाली के सांसद पीपी चौधरी, जिनसे हम खास बात करेंगे। कितनी आवश्यक है सर, अर्थव्यवस्था की अगर बात करें, मेन पावर की अगर बात करें, कई सारी चीज़ें होती है, आचार संहिता भी लग जाती है, कई सारे काम रुक जाते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन 2029 एक बार फिर से वापस प्रयास किया जा रहा है कि बहुमत मिले। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये बहुत टाइम से सोचा जा रहा है, क्योंकि एक साथ चुनाव होना नेशनल इंटरेस्ट में है, देश के हित में है। तो 1983 में चुनाव आयोग ने भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 3 बार, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा, नीति आयोग ने अपने पेपर में कहा, और इसके साथ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस ने, जिसके चेयरमैन कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नचियापन थे, उन्होंने भी अपनी कमेटी की रिपोर्ट में कहा, रिकमेंडेशन दी पार्लियामेंट को, एक साथ चुनाव लोकसभा के और विधानसभा के होने चाहिए। तो ये दूरदर्शी प्रधानमंत्री मोदी जी की, भाई पूरा देश अगर इस बात को चाहता है कि इस तरह की एक सहमति बन रही है और अलग अलग चुनाव होने से पूरा देश इलेक्शन मोड में रहता है, और एक साल में आप लगभग देखते हैं 5 से 6 विधानसभाओं में अलग अलग जगह पे चुनाव होते हैं, तो पूरा हमारी गवर्नेंस जो है वो अफेक्ट करती है। चाहे चुनाव एक पर्टिकुलर प्रदेश में हो, लेकिन हर प्रदेश में गवर्नेंस है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। इकोनॉमी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। आम आदमी को जो एक एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में अपने काम जो होते हैं वो इम्पैक्ट करते हैं, आचार संहिता की वजह से इम्पैक्ट करते हैं, कई स्टेट की टूरिज्म अफेक्ट करती हैं, और बच्चों का एजुकेशन जो हम कह सकते हैं, खास करके सरकारी स्कूल के बच्चों का एजुकेशन जो है वो बिल्कुल एडवर्सली इम्पैक्ट करता है। और आज हम देखते हैं कि टीचर्स जो हैं सेंसस में लगते हैं, टीचर्स वोटर लिस्ट, अलग अलग वोटर लिस्ट होती हैं, वे अपने अगर पंचायत की देखें, म्यूनसिपलिटी की अलग होती हैं, विधानसभा की अलग होती हैं, और लोकसभा की वोटर लिस्ट अलग होती है। इन सारी वोटर लिस्ट को अलग अलग वो तैयारी करते हैं, चुनाव अलग अलग होते हैं, उनके चुनाव में लगे रहते हैं, उनकी ट्रेनिंग में लगे रहते हैं, उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो कुल मिलाकर करके सरकारी स्कूल के बच्चों का एजुकेशन पूरे देश में बहुत एडवर्सली अफेक्ट करता है। तो कहीं इसके नुकसान हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन कि एक साथ चुनाव कराने जाने चाहिए विधानसभा और लोकसभा के, उसके तहत में उन्होंने रामनाथ कोविंद कमेटी, सरकार ने उसके तहत में हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी के वो चेयरमैन थे, और हमारे माननीय अमित शाह जी, गुलाम नबी आज़ाद जी, जो बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है देश के, वो लोग भी उसमें सहयोग कर रहे थे कमेटी में। तो कमेटी की रिपोर्ट राज्य सरकार के द्वारा स्वीकार हुई, कैबिनेट ने उसको रिपोर्ट को एग्री किया, बिल पार्लियामेंट के सामने रखा,
और पार्लियामेंट ने उस बिल को जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के सामने वन नेशन वन इलेक्शन के रूप में जाना जाता है। 129th अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कमेटी को रेफर किया। तो कमेटी अपना काम कर रही है, विभिन्न स्टेक होल्डर्स को सुन रही हैं। हम अलग अलग राज्यों में भी गए, राज्यों को भी सुन रहे हैं, वहाँ के बहुत ही पॉलिटिकल हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, उप मुख्यमंत्री हों, चाहे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, सबका हमें मार्गदर्शन और इनपुट मिल रहा है। बहुत ही कंस्ट्रक्टिव अप्रोच 41 मेंबर्स की हमारे कमेटी में है टोटल, उनकी सारों की कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है और डेलिब्रेशन जो है बहुत हेल्दी हैं और सबका मानना है कि नेशनल इंटरेस्ट में हमें काम करना। और मुझे पूरा विश्वास है कि कमेटी रिकमेंडेशन पार्लियामेंट को हम समय पे करेंगे और मुझे लगता है कि 2029 के पहले पहले ये कानून जो हैं, संविधान संशोधन जो है आ जाना चाहिए और उसके बाद में ये लागू होने के बाद में देश में धीरे धीरे जो है वन नेशन वन इलेक्शन एक साथ चुनाव होंगे और कैलेंडर जो है हमेशा परमानेंट रहेगा। पूरे देश को पता होगा, 140 करोड़ देशवासियों को पता होगा, जो विश्व में जो इंडिया में इन्वेस्टर हैं उनको पता होगा कि वो चुनाव का महीना होगा, चुनाव का दिन होगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये नहीं है एक साथ चुनाव हो जाए एक दिन में। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ हों, भले फेजेज में हो, 1 या 2 महीने में हो। तो कई बार लोगों के दिमाग में रहता है कि एक दिन संभव भी नहीं है, तो इसीलिए फेजेज में हो सकता है, जैसे अभी फेजेज में हो रहा है। तो ये इलेक्शन कमीशन को तय करना कि किस तरह का फेजेज में किया जाए। ये थे पीपी चौधरी, जिनसे हमने खास बात की किस तरह का फेस होगा और बिल पारित होने को लेकर एक बार फिर से लोकसभा में प्रयास किया जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन पर। वीडियो जर्नलिस्ट लक्षित के साथ प्रदीप जोशी, सच बेधड़क, जोधपुर। वहीं गुलाबपुरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई, पेपर लीक, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में आक्रोश रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बावड़ी चौराहे से बैलगाड़ी में गैस सिलेंडर और बाइक के साथ पैदल नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी उपखंड कार्यालय पहुंचे। कांग्रेस ने भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाया। ज्ञापन ब्लॉक अध्यक्ष हस्तिमल चौधरी, नगर अध्यक्ष महावीर लड्ढा, पूर्व पालिका अध्यक्ष चेतन पेशवानी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में सौंपा गया। केकड़ी में सवार नगर पालिका क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 120 प्लॉटों पर बनाई गई अवैध 4 दीवारियों को ध्वस्त कर दिया है। जेसीबी मशीनों से किए गए कार्य में नगर पालिका और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, जबकि पुलिस बल ने कानून व्यवस्था बनाए रखी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर किसी भी अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। धौलपुर के सरमथुरा कस्बे में सर्व समाज के लोगों और युवाओं ने मारवाड़ी भाषा को अनिवार्य रूप से लागू करने के विरोध में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि किसी भी भाषा को बच्चों पर जबरन थोपना उचित नहीं, इससे उनकी पढ़ाई पर असर पड़ेगा और मानसिक दबाव पड़ेगा। पूर्व विधायक सुखराम कोहली ने भी इस निर्णय का विरोध करते हुए कहा कि अतिरिक्त भाषा अनिवार्य करने से विद्यार्थियों की मुख्य शिक्षा प्रभावित होगी। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार कर इसे अनिवार्य न करने की मांग की है। भाषा को जिस तरह से पूर्वी जो राजस्थान है उसमें थोपा जा रहा है और इसके विरोध में पूरे संभाग में जगह जगह धरने प्रदर्शन किए गए हैं और हम इस मारवाड़ी भाषा का विरोध करते हैं, क्योंकि हमारी मातृभाषा ब्रज है और ब्रज को इसमें सम्मिलित किया जाए। जिस तरह से मारवाड़ी भाषा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करके अनिवार्य भाषा के रूप में जोड़ा जा रहा है, जिससे हमारे जो युवा वर्ग है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जो हमारे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उनके भविष्य के साथ कुठाराघात है। और इसी को लेकर के हम यहाँ पर एकत्रित हुए। माननीय मुख्यमंत्री को ये आगाह करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में ब्रज भाषा की भी पूर्वी राजस्थान की जो अनदेखी की जा रही है इसकी पैरवी की जाए और जिस तरह से मारवाड़ी भाषा को हमारे पूर्वी राजस्थान के प्रति थोपा जा रहा है ये नहीं थोपा जाए। यहाँ की जनता और जनार्दन सभी इसका विरोध करते हैं और हम भी आज इसी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने के लिए उपखंड सरमथुरा में। वहीं बारां में भंवरगढ़ थाना क्षेत्र के रामपुरिया में NH 27 पर पलटे गेहूं से भरे ट्रक हादसे का नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में ट्रक तेज रफ्तार से जाता दिखाई दे रहा है और आरोप है कि चालक ने जानबूझकर सड़क पर मौजूद गाय को टक्कर मारी। टक्कर के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद चालक ट्रक से कूदकर मौके से फरार हो गया। गनीमत रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है।
पोखरण में रविवार शाम आई धूल भरी आंधी के कारण चांदन जीएसएस पर टावर गिरने और देचू 220 जीएसएस की केबल क्षतिग्रस्त होने से पोखरण क्षेत्र की बिजली आपूर्ति प्रभावित हो गई। स्थिति बिगड़ने पर अधीक्षण अभियंता भोराराम चौधरी के निर्देश पर राजमथाई जीएसएस से वैकल्पिक व्यवस्था कर कुछ ही घंटों में आपूर्ति आंशिक रूप से बहाल की गई। हालांकि कई क्षेत्रों में वोल्टेज की समस्या बनी रही। देर रात तक विद्युत कर्मियों ने मरम्मत कार्य जारी रखा और करीब 2 बजे पूरी व्यवस्था सामान्य हो गई। विभागीय टीम ने उपभोक्ताओं से मस्त रहें, स्वस्थ रहें का संदेश भी दिया है। राजस्थान भाजपा में लंबे समय से खाली चल रहे संगठन महामंत्री पद पर आखिरकार नियुक्ति कर दी गई है। पार्टी नेतृत्व ने अजय कुमार को राजस्थान भाजपा का नया संगठन महामंत्री बनाया है। उनकी नियुक्ति भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से जारी आदेशों के तहत की गई है। अजय कुमार इससे पहले विभिन्न राज्यों में संगठनात्मक जिम्मेदारियां निभा चुके हैं और उन्हें संगठन विस्तार, चुनावी रणनीति और कार्यकर्ता प्रबंधन का व्यापक अनुभव प्राप्त है। राजस्थान में ये महत्वपूर्ण पद जनवरी 2024 से रिक्त था, जब तत्कालीन संगठन महामंत्री चंद्रशेखर का स्थानांतरण तेलंगाना कर दिया गया था। तब से प्रदेश भाजपा बिना पूर्णकालिक संगठन महामंत्री के कार्य कर रही थी। ऐसे में करीब 2.5 वर्ष बाद हुई ये नियुक्ति संगठन के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आगामी चुनावी और संगठनात्मक गतिविधियों को देखते हुए ये फैसला भाजपा संगठन को नई मजबूती प्रदान करेगा। तो अजय कुमार की नियुक्ति, लंबे समय से ये कुछ अहम पद खाली थे, जिसके बाद ये नियुक्ति की गई है और ये नियुक्ति पत्र संगठन मजबूती की दिशा में बड़ा योगदान दे सकता है। राजस्थान भाजपा को नया संगठन महामंत्री मिला है और ये जो नियुक्ति है ये आने वाले, अभी तो देखिए राजस्थान में इलेक्शन में वक्त है, लेकिन उससे पहले पार्टी को मजबूती प्रदान करने की शुरुआत एक तरीके से हो चुकी है। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, संगठन को मजबूत करने के लिए ये नियुक्ति जो है कितनी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है? राजस्थान बीजेपी को नया संगठन महामंत्री मिला। देखिए, बिल्कुल संगठन महामंत्री, क्योंकि पार्टी की जो कार्यशैली है उसके लिहाज से संगठन महामंत्री का पद बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। पूरे संगठन की संरचना है, संगठन की कार्यक्रम है, संगठन की गतिविधियां हैं, वो उनके सुपरविजन में होती है और यहाँ तक कि संगठन की जो नियुक्तियां होती है वो भी उनके सुपरविजन में होती है। संगठन महामंत्री का पद भाजपा में, भाजपा संगठन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, शीर्ष पर है, क्योंकि एक मॉनिटरिंग का काम संगठन महामंत्री करता है और इस लिहाज से जैसा कि मैंने कहा है कि संगठन को कैसे चलाना है, कार्यकर्ताओं को अधिकतर अगर कोई समस्या है तो संगठन महामंत्री के पास पहुंचते हैं, संगठन के वो कार्यक्रम उसको सुनवाई करते हैं। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि संगठन महामंत्री का लंबे समय से कार्यकर्ताओं को इंतजार था और कार्यकर्ता इसका इंतजार कर रहे थे कि कब ये पहुंचते हैं ताकि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। और अभी क्योंकि जी बिल्कुल लाल सिंह, अब आने वाले समय में क्या राजस्थान में समझें, क्योंकि बीजेपी जानी जाती है प्री इलेक्शंस तैयारियों के लिए भी, तो अभी तो फिलहाल पंचायत निकाय चुनाव भी हैं और उसके बाद स्टेट इलेक्शन 2 साल बाद उसे लेकर भी सुगबुगाहट जो है वो शुरू हो जाएगी। तो जैसा कि बीजेपी जानी जाती है स्ट्रॉन्ग तैयारी के लिए, तो वो तैयारी अब बीजेपी के अंदर, राजस्थान के अंदर हलचल तेज हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है, पार्टी अभी से पूरी तैयारियों के साथ जुट गई है और संगठन महामंत्री के आने के बाद संगठन की गतिविधियां तेज हो जाएंगी। संगठन के कार्यकर्ताओं का बड़ा मनोबल इस बात से बढ़ा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है क्योंकि लगातार जो मूल कार्यकर्ता होता है पार्टी का, उसको जब कोई जगह नहीं मिलती, जो अपनी व्यथा कहाँ रखे, अपनी पीड़ा कहाँ रखे, अपने विचार कहाँ रखे, तो उनको संगठन महामंत्री की याद आती है। लेकिन चूंकि चंद्रशेखर के जाने के बाद लगातार संगठन का पद खाली था और उससे पहले करीब 6-7 साल तक के पद खाली रहा था। ऐसे में लगातार एक मांग उठती आ रही थी कि राजस्थान को संगठन महामंत्री मिले। देखिए, संगठन महामंत्री के साथ ही सरकार और संगठन में समन्वय भी होता है। सरकार की योजनाओं को लेकर संगठन महामंत्री कार्यकर्ताओं को कैसे उसे जोड़ा जा सकता है, उसका भी फीडबैक उनके पास पहुंचता है। तो ये आपने ठीक कहा है, क्योंकि अब संगठन महामंत्री के आने के बाद तेजी आएगी, कार्यक्रमों में तेजी आएगी, आने वाले चुनावों को लेकर भी मंथन चिंता होगा, संगठन को और कैसे बेहतर किया जाए, संगठन में और कैसे पकड़ मजबूत किया जाए, इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी, काम भी होगा। जी चलिए, शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारियों के लिए। वहीं धौलपुर में निहालगंज थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज पर सड़क हादसे में एक बाइक सवार घायल हो गया, लेकिन काफी देर तक उसे मदद नहीं मिली। जानकारी के अनुसार मैक्स वाहन का टायर फटने से वो अनियंत्रित हो गया, जिससे बाइक सवार उससे टकराकर घायल हो गया और सड़क पर पड़ा रहा। आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की गाड़ियां मौके से गुजरती रहीं, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। बाद में घायल ने परिजनों
को सूचना दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर उसे स्कूटी से अस्पताल पहुंचाया। अजमेर के अराई मालपुरा रोड स्थित सील तिराहे पर सोमवार सुबह ग्रेनाइट पत्थरों से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गया और गड्ढे में जा गिरा। हादसे में एक बड़ा पत्थर ट्रेलर के कैबिन में घुस गया। हालांकि चालक ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार खतरनाक का मोड़ के कारण वाहन असंतुलित हुआ और स्थानीय लोगों ने बताया कि ये स्थान लंबे समय से दुर्घटना प्रवण क्षेत्र बना हुआ है और कई बार यहां पर हादसे हो चुके हैं। ग्रामीणों ने स्पीड ब्रेकर और सुरक्षा उपायों की मांग प्रशासन से कई बार की है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। बाड़मेर में महंगाई और पेट्रोल डीजल गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता सोमवार को सड़कों पर उतरे। बाड़मेर जिला मुख्यालय में कांग्रेस ने भगवान महावीर पार्क से उपखंड अधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि लगातार बढ़ती कीमतों से आम जनता परेशान है और घर की रसोई का बजट प्रभावित हो रहा है। कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी महंगाई पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। सरकार को समय है, अभी भी चेत जाए। ये महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि पूरी कमर तोड़ हो चुकी है। महंगाई का मोदी जी और भजन लाल जी बोल नहीं पा रहे हैं, जो आज से 12 साल पहले चिल्ला रहे थे कि प्रधानमंत्री जी महंगाई का भी नहीं बोल पा रहे हैं। तो आज वो साबित हो रहा है 12 साल के बाद में कि मोदी जी महंगाई का भी नहीं बोल पा रहे हैं। पेपर लीक के मामले में हो, बिजली, पानी, सारी इतनी जनता त्रस्त हो चुकी है कि अब भी समय है, संभल जाइए। जनता ने मानस बना चुकी है कि अब उखाड़ फेंकने का समय आ चुका है। 2 साल बच्चे हैं, हम लोग ये जैसे तैसे भी निकाल देंगे, लेकिन 2 साल के बाद में इस सरकार को ये जनता उखाड़ फेंकेगी। और अभी भी समय है, चेत जाइए, महंगाई कम कर दीजिए, थोड़े से पेट्रोल डीजल के भाव कम कर दीजिए। जो महंगाई की मार एक डायन की तरह आम जनता को खाए जा रही है। जैसे डायनासोर कैसे मुंह फाड़ता है और उस मुंह के अंदर सारे के सारे उसके अंदर चले जाते हैं। जो आज ये महंगाई रूपी डायनासोर है, इतना बढ़ चुका है, आम गरीब जनता के बस में नहीं रह गया है। खाना भी, रसोई का जो गैस है उसकी मार बिल्कुल आम गरीब जनता पर पड़ रही है। आज महिलाएं खाना नहीं बना पा रही है क्योंकि दिनों दिन गैस के दाम बढ़ रहे हैं और वो वापस उस चूल्हे पर बनाने के लिए मजबूर हो रही है। जो एक बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर आई थी मोदी सरकार, वो कह रही थी कि हम महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई देंगे, मगर वो आज जो सपना था बिल्कुल ही धरातल से गायब हो रहा है। क्योंकि आज खाना खिलाना बच्चों को मुश्किल हो रही है और तो नहीं कर पा रही है महिलाएं, क्योंकि इतनी आमदनी के साधन नहीं है उनके पास में, रोजगार नहीं है, कुछ भी नहीं है। वर्तमान सरकार बिल्कुल ही जन विरोधी सरकार। वहीं शाहपुरा में थाना पुलिस ने महिला अपराधों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के मामले में आदतन आरोपी रवि प्रजापत को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी दुष्कर्म के 3 मामले दर्ज हैं। आरोपी फाइनेंस कंपनी में नौकरी के बहाने युवतियों को फंसाकर दुष्कर्म करता था और अश्लील फोटो वीडियो बनाकर उन्हें वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता था। 28 मई को दर्ज रिपोर्ट के बाद एएसपी रणवीर सिंह मीणा और डीएसपी रामअवतार ताखर के निर्देशन में एसएचओ रिया चौधरी के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लोगों से किराएदारों का सत्यापन कराने की अपील भी की है। झुंझुनू में मंडावा कस्बे में बिसाऊ रोड स्थित NH11 पर पुलिया के पास सड़क हादसे में 5 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। श्रद्धालु सालासर बालाजी मंदिर में दर्शन कर हरियाणा के पानीपत लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी के सामने से आ रही कैंपर से जोरदार आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना पर मंडावा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को 108 एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर हालत के चलते सभी को झुंझुनू रेफर कर दिया गया है। प्रतापगढ़ में सुबह चित्तौड़गढ़ बांसवाड़ा NH56 पर पाडलिया GSS के पास एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। तेज गति से आए बलकर वाहन ने आर्टिगा कार को टक्कर मारी, जिससे कार लगभग 150 फीट गहरी खाई में गिर गई। घायलों को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में घनश्याम पटेल और चालक भावेश की मौत हो गई, जबकि राजकुमार मूर्णता घायल है। बलकर चालक फरार है और पुलिस उसकी तलाश में
जुटी हुई है। सवाई माधोपुर में कोतवाली थाना क्षेत्र के पटेल नगर में एक निर्माणाधीन मकान के पास स्थित बोरवेल से 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का शव लटका हुआ मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक की पहचान चौथ का बरवाड़ा थाना क्षेत्र के अबेपुरा निवासी कल्पना मीणा के रूप में हुई है, जो अपने ताऊ के पास रह रही थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह हत्या है आत्महत्या, इन तमाम पहलुओं पर जांच हो रही है। वहीं क्षेत्र में पिछले कुछ समय से सामने आए आत्महत्या के मामलों को देखते हुए ये घटना और भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है। सूचना मिली थी कि एक कोई लड़की है जो खाली प्लॉट में जो निर्माणाधीन है उसमें वो लटकी हुई है। इस सूचना पे मैं जाते हैं मौके पर आए हैं और पता चला है कि एक पड़ोस में पटेल नगर में रहने वाले जगदीश जी हैं, उनके भाई की बच्ची है और अभी हमने FSL और MO की टीम वगैरह बुलाई है, इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और इसके बाद में भी पोस्टमार्टम कराया जाएगा। क्या घटनाक्रम में हुआ है और इसकी मृत्यु के वास्तविक कारण क्या है वो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। क्या नाम है लड़की का? लड़की का कल्पना।